थ्री फेज कनेक्शन के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने स्टार कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि स्टार कनेक्शन में जो थ्री फेज पावर है उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। इस लेक्चर में हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बारे में, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच भी रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डेल्टा कनेक्शन, जिसे कि मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। डेल्टा कनेक्शन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द डिसिमिलर एंड्स ऑफ द थ्री फेज वाइंडिंग्स टुगेदर। तो हमने देखा था कि थ्री फेज सर्किट में जो तीन वाइंडिंग्स होते हैं, तो एक वाइंडिंग है आपका, ये मान लेते हैं इसका नाम है आर आर डैश, दूसरा वाइंडिंग है बाई बाई डैश और तीसरा वाइंडिंग है बी बी डैश। तो जो डेल्टा कनेक्शन बनता है उसमें पहले कॉइल के दूसरे एंड को दूसरे कॉइल के पहले एंड से कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरे कॉइल के दूसरे एंड को तीसरे कॉइल के पहले एंड से कनेक्ट करते हैं और फिर तीसरे कॉइल के दूसरे एंड को पहले कॉइल के पहले एंड से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। तो जो हमारा तीन वाइंडिंग्स है या तीन कॉइल है, एक है आर आर डैश, दूसरा है बाई बाई डैश और तीसरा है बी बी डैश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आर आर फेज का जो आपका वाइंडिंग है, जो कॉइल है, उसका आर डैश वाला एंड बी से कनेक्टेड है और बी डैश वाला बाई से कनेक्टेड है और बाई डैश जो है वो आर से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने से एक क्लोज्ड लूप बन जाता है, मेश बन जाता है, इसलिए इसको मेश कनेक्शन भी कहा जाता है या डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। The leads are taken out from the three junctions for the external connected। जहाँ दो फेज कनेक्ट हो रहे हैं उस जंक्शन पर से एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए कनेक्शन निकाला जाता है। जैसे कि आपका आर फेज का जो वाइंडिंग है और बी फेज का जो वाइंडिंग है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से आपका लोड को कनेक्ट करने के लिए एक कंडक्टर निकाला गया है। उसी प्रकार से जो आपका ये बाई फेज है और ये आर फेज है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो जंक्शन है, वहाँ से अनदर फेज है निकाला गया है लोड को कनेक्ट करने के लिए। और बी और बाई फेज का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ से एक तीसरा फेज निकाला गया है। तो इस प्रकार से लोड को कनेक्ट करने के लिए तीन लाइंस हैं। और जैसा कि हमने स्टार कनेक्शन में डिस्कस किया था फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पर भी जो वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे फेज वोल्टेज कहा जाता है। जैसा कि हमने स्टार कनेक्शन में भी डिस्कस किया था कि वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज कहा जाता है। तो आर और आर डैश, इसके बीच जो वोल्टेज होगा ये आपका फेज वोल्टेज कहलाएगा, भी फेज। और दो लाइंस के बीच जो वोल्टेज होगा, दो लाइंस या दो लाइन टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगा, इसे लाइन वोल्टेज कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा और दो इस फेज के अक्रॉस या किसी पर्टिकुलर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा। उसी प्रकार से इस वाइंडिंग में, प्रत्येक वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा उसे फेज करंट कहेंगे और जो इस लाइन में जो करंट फ्लो होगा उसे लाइन करंट कहा जाएगा। फेज करंट को आई फेज से डिनोट करते हैं और लाइन करंट को आई एल से डिनोट करते हैं। तो ये जो कंडक्टर है उसको हम आर फेज कह रहे हैं। तो इस फेज में जो करंट फ्लो करेगा उसको हमने I1 कहा, दूसरे फेज में जो करंट लाइन करंट है वो I2 है और तीसरे फेज में जो करंट है वो I3 है। तो यहाँ पे आपका हम देख सकते हैं कि आर डैश कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IR से डिनोट किया गया है और जो बी डैश वाला में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB है और जो बाई डैश वाला कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I बाई है।
तो किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन पे टोटल करंट जो है उसका अलजेब्रिक सम एज पर किरचॉफ्स लॉ 0 होना चाहिए। तो इस जंक्शन पर अगर हम अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि आई आर करंट इस नोड की तरफ जा रहा है, जबकि आई बी करंट नोड से दूर जा रहा है। तो इन दोनों करंट का जो डिफरेंस होगा वो करंट आपका इसमें फ्लो करेगा इस लाइन में, क्योंकि किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार जितना आपका इनकमिंग करंट है नोड की तरफ और जितना आउटगोइंग करंट है वो इक्वल होना चाहिए, या कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम तीनों का या सभी जंक्शन पे जो भी टर्मिनल्स हैं उसका प्रत्येक ब्रांच का जो करंट का समेशन है वो 0 होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो नोड की तरफ जो करंट जा रहा है, तो नोड की तरफ करंट जा रहा है आई आर और नोड से दूर जा रहा है आई बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इसमें करंट फ्लो करेगा, तो यानी कि आई आर माइनस आई बी। तो इस फेज का करंट है आई आर माइनस आई बी। उसी प्रकार से अगर हम इस लाइन का करंट अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे हम इस जंक्शन पे अगर हम अप्लाई करें किरचॉफ्स का करंट लॉ तो हम देख रहे हैं कि नोड की तरफ करंट जा रहा है आई बाई और नोड से दूर जा रहा है आई आर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो करंट आपका इस लाइन में या इस फेज में फ्लो करेगा। तो यानी कि जो I2 होगा, I2 इजकल टू होगा आई बाई माइनस आई आर, आई बाई माइनस आई आर, आई बाई माइनस आई आर। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार तीनों का समेशन यहाँ पे अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से जो आपका ये तीसरा लाइन है जिसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट हमें निकालने के लिए यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना होगा। तो केसीएल के अनुसार हम देख रहे हैं कि नोड की तरफ करंट आ रहा है आई बी और नोड से दूर जा रहा है आई बाई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आई बी माइनस आई बाई, वही करंट इस लाइन में फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट दोनों को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और इसको इनके बीच में फिर हम रिलेशन फिर आगे चल के इस्टेब्लिश करेंगे। जो फेज में करंट फ्लो कर रहा है वो है आई आर, आई बी और आई बाई। लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, I2 और I3। उसी प्रकार से फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, बाइंडिंग्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका फेज वोल्टेज है, और लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका लाइन वोल्टेज। और ये आपका लोड कनेक्टेड है, ये भी लोड भी इसमें डेल्टा फॉर्म में कनेक्टेड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फिगर ऑफ डेल्टा कनेक्शन के फिगर से इट इज सीन दैट ईच फेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड बिटवीन टू पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स। तो जो डेल्टा कनेक्शन का जो फिगर है उससे आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक फेज वाइंडिंग जो है वो दो टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है। जैसे कि जो हमारा डेल्टा कनेक्शन था वो इस प्रकार का है। हाँ, तो टर्मिनल जो हमारा ये है वो इस प्रकार से है। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक फेज वाइंडिंग जो है वो दो टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है। उसी प्रकार से ये वाला जो फेज वाइंडिंग है वो भी इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है। और एक तीसरा जो है वो भी आपका ये वाला वाइंडिंग जो है वो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस इन डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज। चूँकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, जो लाइन वोल्टेज है और जो फेज वोल्टेज है दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे। सिंस द common phase sequence is R by B, so VRY leads V by B by 120 degree and V by B leads VR by 120 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि तीनों फेज का
जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपस में सेम ही है। साथ ही साथ तीनों लाइन वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी 120 डिग्री का होगा अगर ये सप्लाई बैलेंस्ड है। तो चूँकि जो फेज सीक्वेंस है R/B है, R/B, इसका मतलब ये हुआ कि R/B जो लाइन वोल्टेज है वो B वाले से 120 डिग्री से लीड करेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि B लाइन वोल्टेज जो है वो R/B से 120 डिग्री से लैग करेगा। उसी प्रकार से जो BR लाइन वोल्टेज है वो B वाले से 120 डिग्री से लैग करेगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि तीनों लाइन वोल्टेज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी कि VR/Y इज इक्वल टू V/B इज इक्वल टू VBR, अगर तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और वो लाइन वोल्टेज के बराबर यानी VL के इक्वल है, मान लेते हैं कि वो इक्वल वैल्यू VL है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और जो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है दोनों सेम होगा, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज है और जो फेज वोल्टेज है दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है। डेल्टा कनेक्शन के फिगर से आप ये देख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इन दोनों के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कह रहे हैं, और यहीं पे आपका लाइन वोल्टेज भी इन्हीं दोनों के बीच का वोल्टेज है। तो इसलिए डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमेशा इक्वल होते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन वोल्टेज को दिखाया है, ये आपका VR/Y है, ये V/B है और ये VBR है। तीनों लाइन वोल्टेज है, तो तीनों लाइन वोल्टेज जो है वो आपका 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। दोनों प्रत्येक के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, यानी कि फेज सीक्वेंस है हमारा R/B, तो जो R/Y वोल्टेज है वो B से 120 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी कि जो आपका B वाला वोल्टेज है वो R/Y वाले वोल्टेज से 120 डिग्री से लैग कर रहा है। उसी प्रकार से जो BR वोल्टेज है वो B वाले से 120 डिग्री से लैग करेगा, और जो R/Y वाला जो वोल्टेज है वो आपका VBR से 120 डिग्री से लैग करेगा। तो ये आपका जो है वो तीनों लाइन वोल्टेज को हमने यहाँ पे दिखाया फेजर डायग्राम में। साथ ही साथ प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो करेगा वो उसके फेज वोल्टेज से लैग करेगा, क्योंकि जनरली लोड जो है वो इंडक्टिव लोड होते हैं, तो इसलिए प्रत्येक फेज का जो करंट है वो उसके फेज वोल्टेज से, या यहाँ पे लाइन वोल्टेज भी सेम ही है, तो उससे थीटा एंगल से हम लैग करता हुआ इसमें दिखाएंगे, क्योंकि जनरली लोड जो है वो इंडक्टिव नेचर का होता है। तो VR/Y वोल्टेज से इसमें इस फेज में जो करंट है वो आपका थीटा एंगल से लैग कर रहा है, इसलिए IR को हम यहाँ पे VR/Y के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से लैग करता हुआ यहाँ पे शो किया गया है। उसी प्रकार से जो Y फेज का जो करंट है वो भी B से थीटा एंगल से लैग कर रहा है, और B फेज का जो करंट है वो भी BR से थीटा एंगल से लैग कर रहा है। लैगिंग लोड एज्यूम करते हुए हमने ये करंट को भी फेजर डायग्राम में शो किया है। तो अब जो हम यहाँ पे फेज करंट को तो हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया IR, I/Y और IB को। अब हम इसमें लाइन करंट निकालना चाहें, लाइन करंट को हमने शो किया था I1, I2 और I3 से। तो हमने वहाँ पे जहाँ पे डेल्टा कनेक्शन का फिगर बनाया है वहाँ पे हमने ये दिखाया था कि I1 इज इक्वल टू था IR माइनस IB। तो कहने का मतलब ये है कि R फेज का जो करंट है B फेज के करंट का निगेटिव, इन दोनों का जो फेजर सम है वो ही आपका I1 कहलाएगा। तो IR माइनस IB इसका फेजर सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा IB फेजर है उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर लेंगे, तो वो माइनस IB हो जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे है हमारा IB और यहाँ पे है हमारा IR। तो IB को हमने रिवर्स डायरेक्शन में प्लॉट किया, तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस IB। इसको जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में प्लॉट किया
तो चूँकि ये आई बी था तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा माइनस आई बी, और ये है आई आर, ये है माइनस आई बी, तो इन दोनों का जो फेयर सम होगा वही हमारा आई वन कहलाएगा। तो फेयर सम निकालने के लिए इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आई बी के पैरेलल में यहाँ आई आर से लाइन ड्रॉ करेंगे, और आई आर के पैरेलल में यहाँ आई बी से ड्रॉ करेंगे। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेगा वही आपका इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो वो इंटरसेक्ट जो है आपका यहाँ पे कर रहा है, तो आई वन इजकल टू आई आर माइनस आई बी, तो आई वन जो फेजर है वो आपका यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो टोटल फेज डिफरेंस था आई आर आई वाई के बीच में वो 120 डिग्री का था। जिस प्रकार से तीनों वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, उसी प्रकार से करंट के बीच में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो जैसे ही हमने आई बी को रिवर्स डायरेक्शन में प्लॉट किया तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया, एंगल 60 डिग्री हो गया। और जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट निकालने के बाद ये आर फेज और आई वन इसके बीच जो एंगल है वो अब 30 डिग्री हो गया, वो एंगल 30 डिग्री हो गया। लेकिन आई बी माइनस आई बी और आई आर के बीच का फेज एंगल है 60 डिग्री। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आई वन निकाला उसी प्रकार से आई टू और आई थ्री भी कैलकुलेट कर यहाँ पे निकालना होगा। तो आई बी जिसे यहाँ पे था आपका आई वन कि दोनों का हमने फेयर सम लिया, उसी प्रकार से आई टू को भी हम निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट आपका इधर आएगा, और आई थ्री का जो रिजल्टेंट है वो आपका इधर आएगा। तो अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है इसका। तो फ्रॉम द फिगर से इट इज़ क्लियर दैट करंट इन ईच फेज इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू फेज करंट। तो फिगर से हम ऐसा देख रहे हैं कि प्रत्येक फेज का जो करंट है वो यानी कि लाइन करंट जो है वो दो फेज करंट का डिफरेंस है। यानी कि जो लाइन आर में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसको कि आई वन कह रहे हैं वो आई आर माइनस आई बी है, और लाइन वाई में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसको आई टू कह रहे हैं वो आई वाई माइनस आई आर था, और लाइन बी में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई थ्री है और वो आई बी माइनस आई बी था। ये हम उस डेल्टा वाले फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि तीनों करंट जो है तीनों फेज का जो करंट है वो अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और इक्वल टू आई फेज है, आई फेज से अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो जो रिजल्टेंट होगा आपका, जैसा कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर है ए और बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। तो ये आपका ए और बी वेक्टर का या ए बी फेयर का रिजल्टेंट निकलता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी हम जानते हैं कि आई वन जो है वो आई आर और आई बी इन दोनों का फेयर समेसन है। तो यहाँ पे भी हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें आई वन का तो लिखेंगे आई आर का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2 आई बी और दोनों के बीच जो एंगल है उसका कॉस। तो इतना बाई फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो हम ये चूँकि एज्यूम कर चुके हैं कि आई आर और आई बी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इसके जगह पे हम आई फेज लिखा और आई बी के जगह पे भी आई फेज लिखा, और यहाँ पे भी दोनों के जगह पे आई फेज पुट करेंगे, कॉस 60 डिग्री की जगह पे 1/2 पुट करेंगे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा √3 इंटू आई फेज। कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है वो फेज करंट का √3 टाइम्स है। फेज करंट का √3 टाइम्स आपका लाइन करंट है। अगर हम इस डेल्टा कनेक्शन के रिलेशन को अगर हम स्टार कनेक्शन के रिलेशन से अगर हम कंपेयर करें तो स्टार कनेक्शन में हमारा क्या था कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स था, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट जो है वो फेज करंट का √3 टाइम्स है। उसी प्रकार से ये तो हमने I1 निकाला, उसी प्रकार से हम I2 को भी निकाल सकते हैं कि I2 इक्वल टू है आई वाई माइनस आई आर। तो जो आपका आई वाई होगा और जो आई आर होगा
तो उसका नेगेटिव हम ड्रॉ करेंगे, फिर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें I2 पता चल जाएगा। और सिमिलरली उसी प्रकार से हम I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो वैल्यू आएगा I2 का वो फेज करंट के रिस्पेक्ट में √3 टाइम्स आएगा, जैसा कि अभी हमने निकाला। तो अगर तीनों फेज करंट अगर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, और सॉरी I1 I2 I3 जो है आपका लाइन करंट है, तो तीनों लाइन करंट का जो वैल्यू है वो इक्वल ही आएगा। और मान लेते हैं कि वो इक्वल वैल्यू है IL, जिसको कि हम लाइन करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है वो फेज करंट का √3 टाइम्स है। तो ये भी जो रिलेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स है, जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स है। और जो स्टार कनेक्शन था उस स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल थे, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जो है वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होता है। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट शुड बी नोटेड दैट, जो फेजर डायग्राम हमने बनाया वहाँ से आप ये सब पॉइंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लाइन करंट्स है वो भी आपस में 120 डिग्री अपार्ट से है, यानी तीनों लाइन करंट जो है वो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है। लाइन करंट्स आर 30 डिग्री बिहाइंड द रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज, यानी कि जो लाइन करंट है वो उसके रिस्पेक्टिव फेज करंट से 30 डिग्री बिहाइंड है, यानी कि लैग कर रहा है। तो वो फेजर डायग्राम से आप देख सकते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज इज 30 डिग्री प्लस थीटा इफ़ द करंट इज लैगिंग बाई एंगल थीटा। कहने का मतलब ये है कि फेजर डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि जो लाइन करंट है और उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन वोल्टेज है उसके बीच का जो आपका डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस, वो 30 डिग्री प्लस थीटा है। अगर करंट लैगिंग है तो लैगिंग करंट के केस में जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री प्लस थीटा होगा। ये आप फेजर डायग्राम से देख सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं डेल्टा कनेक्शन में पावर इन डेल्टा कनेक्शन। द टोटल एक्टिव और रियल पावर इन द सर्किट इज द सम ऑफ 3 इंडिविजुअल फेज पावर। जिस प्रकार से हम स्टार कनेक्शन में पावर कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम डेल्टा कनेक्शन में भी पावर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो टोटल 3 फेज पावर है वो इंडिविजुअल फेज पावर का 3 टाइम्स होगा। यानी कि एक फेज का जो पावर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 फेज पावर मिल जाएगा। तो जो इंडिविजुअल फेज पावर है हम जानते हैं कि वो होता है, एक्टिव पावर जो होता है वो होता है VI cos थीटा, जहाँ वोल्टेज और करंट जो है वो फेज वोल्टेज और फेज करंट है। तो एक फेज का जो पावर होगा वो होगा V फेज इंटू I फेज इंटू cos थीटा, जहाँ थीटा जो है हमेशा याद रखना है कि थीटा जो है वो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है। तो ये एक फेज के पावर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 फेज पावर मिल जाएगा। अब हम फेज वोल्टेज के जगह पे लाइन वोल्टेज हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है। उसी प्रकार से हम फेज करंट के जगह पे हम लिख सकते हैं लाइन करंट बाई √3, क्योंकि जो फेज करंट है वो इक्वल टू होता है लाइन करंट बटा √3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन में जो एक्टिव पावर है वो होगा √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos थीटा। तो पावर का जो एक्सप्रेशन है एक्टिव पावर का या रियल पावर का, वो स्टार कनेक्शन में या डेल्टा कनेक्शन में वो एक्सप्रेशन सेम है। उसी प्रकार से अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर भी जो टोटल रिएक्टिव पावर है वो एक फेज के रिएक्टिव पावर का 3 टाइम्स होगा। तो एक फेज का जो रिएक्टिव पावर है वो होता है VI sin थीटा सिंगल फेज का।
तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 फेज का रिएक्टिव पावर मिलेगा। लेकिन ये आपका फेज वोल्टेज और ये फेज करंट होता है। इसको जब हम लाइन वोल्टेज लाइन करंट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो रिएक्टिव पावर भी आपका आएगा √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू साइन थीटा। और हम जानते हैं कि जो एपरेंट पावर है या जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का फेजर सम है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा p² प्लस q²। तो p के जगह पे हमने √3 VL IL cos थीटा लिखेंगे उसका होल स्क्वायर और √3 VL IL sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा मिलकर 1 हो जाएगा। तो आपको बचेगा एपरेंट पावर इक्वल टू हो जाएगा √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो डेल्टा कनेक्शन में जो पावर का एक्सप्रेशन है वो जो स्टार कनेक्शन का था वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि डेल्टा कनेक्शन के बारे में और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन हमने देखा। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन हमने देखा और इसमें पावर का भी एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया। थैंक यू।